हेलो एवरीवन, मैं भाव शर्मा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं स्टडी फॉर डाउट्स, आपका अपना चैनल। जैसा कि हमने कल बात की थी कि हमने मैटर के बारे में बात की थी कि मैटर क्या होता है, मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात की थी और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कि पार्टिकल्स जिनसे मिलकर मैटर बना होता है उन पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है। ये हमने लास्ट जो आपने वीडियो देखी होगी पार्ट 1, उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और मैंने आपको यही बताया था कि उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो मैटर है उनको 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया। वैसे तो 5 क्लासेस है, बट आपका जो सिलेबस कवर करता है वो केवल 3 ही इसमें करता है। सबसे पहला जो आपका है, अगर हम स्टेट ऑफ मैटर को देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहली स्टेट आती है द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास मैटर की स्टेट है वो कौन सी है? सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड मास। ध्यान रखना, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो होगा उसकी शेप आपकी क्या रहने वाली है? फिक्स रहने वाली है, और मास भी क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो ये डस्टर है हमारे पास। डस्टर वुडन ब्लॉक है। अब ये वुडन आपको पता है सॉलिड कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो अब ये डस्टर हमने लगभग 1 साल पहले खरीदा, और आज भी अगर हम इसका मास देखें, इसकी शेप देखें, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि सॉलिड का शेप, सॉलिड की जो सब्सटेंस होता है उनकी शेप क्या रहती है? सेम रहती है, फिक्स रहती है, और मास भी आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। मास में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमने जब इसे खरीदा था तो बहुत हल्का था, 100 ग्राम का था और आज ये 500 ग्राम का हो चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन इन वजह से आते हैं, बट इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है कि हम जिसको कह सके कि इसका मास फिक्स नहीं रहता है। तो सॉलिड में शेप भी फिक्स होगी और मास भी आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि सॉलिड्स हैव negligible compressibility. They have negligible compressibility. अब negligible compressibility का मतलब है कि देखो, कंप्रेस मतलब दबाना। तो क्या हम इस सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? देखिए, आप इसे कितना ही प्रेशर लगा लें, इसके ऊपर कितना ही फोर्स लगा लें, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर। मान लीजिए कुछ सॉलिड्स आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो रबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनकी, तो वो हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट उसको भी बहुत लिमिटेड, बहुत ही कम एक्सटेंट तक ही क्या कह सकता है? कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। उनमें कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है। तो हमने यहां पर कहा नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है। आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आप समझेंगे यहां पर। तीसरा पॉइंट कहता है कि सॉलिड्स हैव टेंडेंसी, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी to retain their shape, to retain their shape when external force applied on it. ठीक है, कि मान लीजिए कि डस्टर है, डस्टर पे मैं क्या करता हूं? एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये डस्टर अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब ये कि सॉलिड की ये टेंडेंसी है कि वो अपनी शेप को क्या करता है? रिटेन रखता है, मेंटेन रखता है, जब हम उस पर क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। बट व्हेन excessive external force applied on the object, it may break. अगर हम हद से ज्यादा
क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या हो सकता है, ये टूट सकता है, ये टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट सकता है, बट डू नॉट चेंज देयर शेप, बट उसके बावजूद भी अपनी शेप को चेंज नहीं करता। तो ऐसे सॉलिड, क्योंकि देखो सॉलिड की स्पेशल टेंडेंसी है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रख रहा है जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तब भी, और जब हम उस पर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तब भी। तो इसीलिए इनको सॉलिड को एक कैटेगरी दे दी कि क्योंकि अपनी शेप को चेंज कर ही नहीं रहे हैं, टूट जाएंगे बट अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं, इनको रिजिड कहा गया है। सो दे आर कॉल्ड रिजिड, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि कुछ बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, ठीक है, वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मार्केट जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो जिद पकड़ जाते हैं कि उन्हें कोई टॉय है जो उन्हें खरीदना है। वो क्या करेंगे, पहले मम्मी को बोलेंगे कि मुझे खिलौना चाहिए, मम्मी कहेंगे चलो आगे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो फिर पापा के ऊपर जिद पकड़ के बैठ जाता है, फिर वो मार्केट में लेट जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में वो अपनी जिद नहीं छोड़ता कि मुझे वो टॉय चाहिए, वो जिद्दी हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रिजिड है, क्योंकि वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा कि उसे वो टॉय चाहिए। पिट लेगा, 2 थप्पड़ मम्मी मार लेंगे, 2 थप्पड़ पापा मार लेंगे, लेकिन जिद नहीं जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ही हम क्या कहते हैं कि दैट बॉय इज रिजिड, मतलब वो अपनी जिद पे अड़ चुका है, अब उसे वो टॉय दिलाओगे तो ही वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी सॉलिड है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, अपनी शेप को मेंटेन रखा, लेकिन एक्सेसिव एक्सटर्नल फोर्स लगाई, टूट गया, बट अपनी शेप को चेंज फिर भी नहीं किया। सो दे आर कॉल्ड रिजिड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि सॉलिड्स हैव लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हमने पहले पढ़ा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। अब हमने ये देखा कि देखो सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स क्योंकि पास पास है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। तो ये कह सकते हैं कि लिमिटेड पार्टिकल्स ही, मतलब उस स्पेस से छोटे पार्टिकल ही उसके साथ क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। अगर उससे बड़ा कोई पार्टिकल होगा तो वो उसके साथ डिफ्यूज नहीं हो सकता। तो इन शॉर्ट सॉलिड का लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ये बहुत कम ही सब्सटेंस के साथ क्या होता है, इंटरमिक्स होता है। तो इसके साथ ही अगला पॉइंट इसका रीजन हो जाएगा क्या, कि सॉलिड्स हैव लीस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस, ठीक है, पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होता है, कम होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो इससे रिलेट करती है वो ये कि क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा क्या होंगे, क्लोज आएंगे। सो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही ज्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं सॉलिड्स हैव मोस्ट interparticle force of attraction। ठीक है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पास होती है, सॉलिड के पास होती है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज किसमें होते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है अबाउट किसकी, सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड स्टेट की, लेकिन उससे पहले कुछ आपको एक्सेप्शन है जो मुझे बताने हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 देखिए, रबर बैंड को हम सॉलिड कंसिडर करते हैं, रबर बैंड सॉलिड कैटेगरी में आता है, लेकिन रबर बैंड की शेप
चेंज होती है जब हम उसे क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। अगर रबर बैंड अपनी शेप को चेंज कर पा रहा है और हम कहते हैं कि सॉलिड के पास तो फिक्स शेप है, तो हम रबर बैंड को सॉलिड में क्यों रखते हैं? इसके पीछे रीजन है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो, रबर बैंड केवल तब तक ही अपनी शेप को चेंज करता है जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब तक आप उसे स्ट्रेच करके रखेंगे तब तक ही वो अपनी शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे मेरे पास एक यहाँ पर रबर बैंड भी है, आप एक बार देख सकते हैं, ये रबर बैंड है। ठीक है, अब इस रबर बैंड की अपनी एक शेप है जिसमें अभी वो लाई करता है। जैसे ही मैं इस रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूं, अब जैसे ही मैंने इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, इसकी शेप क्या हो गई, पहले से चेंज हो गई। ठीक है, अब ये शेप जब तक चेंज रहेगी जब तक मैं इस पर ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं दोनों हाथों से इसको स्ट्रेच करने के लिए। जहां मैं ये एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा, वैसे ही रबर बैंड अपनी शेप दोबारा से रीगेन कर लेगा। तो रबर बैंड का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि इट चेंजेस देयर शेप until external force applied on it। ये जब तक ही अपनी शेप को चेंज रखता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है। When this external force eliminate, it regain its original shape। That's why it is considered as solid। इसे किसमें कंसिडर करते हैं, सॉलिड में कंसिडर करते हैं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा यहाँ पर है हमारे पास, मैं क्या करता हूं, 50 ग्राम या 100 ग्राम चीनी लेके आता हूं। अब वो मुझे उसमें कागज का जो रैपर होता है उसके अंदर वो क्या करता है, उसमें चीनी दे देता है, मैं उसे लाके बाउल में डाल देता हूं। अब बाउल से अगर मैं उस चीनी को ऑब्जर्व करूं तो मुझे दिखेगा कि चीनी की जो शेप है वो क्या है, बाउल जैसी नजर आएगी मुझे। मैंने क्या किया, उस सारी चीनी को पलट दिया किसके अंदर, ग्लास के अंदर। जैसे मैंने उसे ग्लास के अंदर या इस बॉटल के अंदर अगर मैंने इसे रखा है, तो जब मैं इस बॉटल में रखूंगा तो मुझे उस शुगर की जो शेप होगी वो कैसे दिखाई देगी, इस बॉटल के कंटेनर के जैसे दिखाई देगी। इसमें से मैंने उसको किसी प्लेट में डाल दिया, तो जैसे ही मैंने उसे किसी प्लेट में डाला तो अब उस शुगर ने क्या किया, प्लेट की शेप ले ली। अब शुगर पहले बाउल में, फिर ग्लास में या बॉटल में, और फिर उसके बाद प्लेट में, तीनों में अलग अलग शेप शो करता है। फिर ये सॉलिड कैसे हुआ? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम जो व्यू करते हैं वो देखते हैं ग्रुप ऑफ क्रिस्टल। हम ग्रुप ऑफ क्रिस्टल को देखकर कहते हैं कि यार इसकी तो शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप एक सिंगल क्रिस्टल को देखेंगे, चाहे वो बाउल में हो, चाहे वो आपका ग्लास या बॉटल में हो, या फिर आपका किस में हो, प्लेट में हो, वो सिंगल क्रिस्टल जो है ये आपका क्यूब शेप ही होगा, इन ग्लास, इन बाउल और इन प्लेट। तो वहां पर उसकी शेप चेंज नहीं होती है, इसीलिए शुगर को कंसिडर किया जाता है एज अ क्या, सॉलिड सब्सटेंस। तीसरा, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज सबने देखा होगा। स्पॉन्ज जो है घरों में भी होता है, जो बर्तन डिश वॉश होता है, डिश वॉश स्पॉन्ज से ही होता है। तो स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब अगर सॉलिड की नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है तो हम स्पॉन्ज को सॉलिड में क्यों रखते हैं, स्पॉन्ज को तो कंप्रेस कर सकते हैं, ड्यू टू इट्स यूनिक स्ट्रक्चर। इसकी यूनिक स्ट्रक्चर क्या कहती है कि देखो, स्पॉन्ज में बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एंड उन पोर्स से स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर क्या करती है, अंदर बाहर, मतलब एंट्री और एग्जिट करती रहती है, जिससे वो क्या होता है, अंदर से पोरस होता है। और पोरस होने से जब एयर अंदर जाती है और बाहर आती है तो वो उस स्पॉन्ज को कैसा बनाती है, कंप्रेसिबल बनाती है। और जैसे ही वो स्पॉन्ज क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, तो अब आप उसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन तब तक ही कंप्रेस करेंगे जब तक उसके अंदर जितनी एयर है, जैसे सारी एयर आप बाहर निकाल देंगे उसके बाद आप उसे फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये तीन आपके एक्सेप्शन पॉइंट हैं जहां पर वो सॉलिड तो है बट थोड़ा सा उनमें ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है जो आपको घुमा देते हैं कि अगर ये सब हो रहा है फिर हम उसे सॉलिड में क्यों रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो गया किसके बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में। दूसरा हमारे पास स्टेट आती है बेटा लिक्विड स्टेट। देखिए
लिक्विड स्टेट में पहला जो हमारे पास पॉइंट है कि लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास अभी सामने ही है। देखिए मैंने क्या किया, इस बॉटल के अंदर लगभग 100 to 150 ml क्या लिया हुआ है? वाटर लिया हुआ है। और अभी क्योंकि ये वाटर बॉटल के अंदर है तो आपको जो इसके अंदर जो वाटर की शेप है वो किसकी तरह दिखाई दे रही है? इस बॉटल के कंटेनर, ये जो कंटेनर है इस शेप की तरह आपको इस वाटर की भी शेप आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं इस सारे पानी को इस बॉटल के अंदर ट्रांसफर करता हूं तो देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं इस सारे पानी को इस कंटेनर में क्या करता हूं? ट्रांसफर करूंगा, तो जो कंटेनर देखो इसके अंदर मैंने 150 ml पानी लिया था, तो ये इस बॉटल के अंदर भी 150 ml वाटर है इस बॉटल के अंदर, लेकिन इसकी अब शेप इससे क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि लिक्विड सब्सटेंस को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे, अब अगर इसी पानी को मैं किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करता हूं, किसी ग्लास में ट्रांसफर करता हूं, किसी जार में ट्रांसफर करता हूं बिना गिराए, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 150 ml ही रहेगा। वॉल्यूम डज नॉट चेंज। लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन शेप जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर की शेप को ये क्या करेगा? अटेन कर लेगा। तो इसकी शेप जो है वो आपकी फिक्स नहीं होती है, इसका केवल वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो पहला पॉइंट, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। दूसरा हमारे पास है कि लिक्विड्स हैव liquids have compressibility but up to limited extent। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है जो कि सॉलिड में नहीं है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन वो भी एक हद तक होती है। कैसे भाई? आप एक काम करें, आप बैलून लें, बैलून में पानी भर लें, बैलून में एक बैलून में कम पानी भरना, एक बैलून में ज्यादा पानी भरना, और आप दोनों बैलून को क्या करना? प्रेस करना। तो जैसे आप बैलून को प्रेस करोगे, जैसे आप बैलून पर फोर्स लगाओगे, बैलून पहले तो क्या करेगा? अपनी शेप को चेंज करेगा। जहां तक वो पानी को कंप्रेस कर सकता है वहां तक वो क्या करेगा? अपनी बैलून की शेप चेंज करेगा। जैसे ही अब पानी की शेप चेंज नहीं हो सकती और आप फिर भी इस पर क्या कर रहे हैं? कंप्रेसिबिलिटी लगाएंगे, बैलून बिकम्स बस्ट। बैलून क्या जाएगा? फट जाएगा, सारा पानी क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी तो है लेकिन उतनी नहीं कि हम उसे अनलिमिटेड क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। एक लिमिटेड ही एक्सटेंट तक हम उसे क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका यहां पे आता है कि लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। लिक्विड की ये टेंडेंसी है कि मैं अगर पानी को यहां पर गिरा देता हूं तो ये लिक्विड इस जो सरफेस का जो इंक्लाइंड होगा, ये सरफेस की जो ढलान होगी, डिक्लाइन होगा, वहां मतलब उस पर ट्रैवल करते 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 कहां तक चला जाएगा? जहां भी यहाँ पे नाली होगी उसके पास तक चला जाएगा। मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स में ये टेंडेंसी है कि वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड को किस कैटेगरी में रखा गया? फ्लूइड की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि इसमें टेंडेंसी टू फ्लो है, ये फ्लो कर सकता है। चौथा,
लिक्विड्स हैव मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। देन अब देखो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, देन क्योंकि मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, किससे कंपेयर कर रहे हो, देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में डिफ्यूजन यहां पर किसका ज्यादा है, लिक्विड का। लिक्विड एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर सॉलिड को भी क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड को भी डिफ्यूज कर सकता है और गैस को भी डिफ्यूज कर सकता है। तो लिक्विड की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, चलो बता दो एक एग्जांपल जहां पर सॉलिड को डिफ्यूज किया गया हो इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल बताएं, तो आप सीधा आंख बंद करके कह देना कि सॉल्ट या शुगर को आप क्या कर दो, पानी में डिसॉल्व कर दो। तो सॉल्ट और शुगर दोनों ही किस में आते हैं, सॉलिड कैटेगरी में आते हैं, जिसको आप किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी के अंदर, सॉलिड इन लिक्विड। दैट इज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बता दीजिए कि जहां पर दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं, बहुत इजी है। आप लेमनेड का एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, आप अल्कोहल का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। लेमनेड में लेमन जूस लिक्विड है, पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। अल्कोहल शराब लिक्विड होती है, पानी सोडा जो भी मिक्स करते हैं दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए गैस इन लिक्विड का एग्जांपल भी दे दो, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बता देना बेटा, एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स जिन्हें हम सॉफ्ट ड्रिंक बोलेंगे, ना कि कोई और ड्रिंक है। ये आपकी कौन सी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक। कोक, स्प्राइट, पेप्सी, जितनी भी आपकी ड्रिंक होती है ये सारी की सारी एरेटेड ड्रिंक्स होती है, जिनमें गैस डिसॉल्व होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो ध्यान रखना, लिक्विड इसीलिए ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन शो करता है किससे, सॉलिड से, ठीक है। इसके बाद डिफ्यूजन क्यों ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा हो जाता है, तो कोई भी पार्टिकल इसके अंदर इजीली क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। तो आप यहां पर अगला पॉइंट इसी का रीजन दे देंगे कि लिक्विड्स हैव मोर इंटर पार्टिकल स्पेस देन सॉलिड। और बेटा अगर पॉजिटिव चीजें हो रही है तो नेगेटिव भी हो रही है, बस इतना कि अगर स्पेस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिक्विड्स हैव लेस इंटर पार्टिकल force of attraction than solid, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है रिगार्डिंग लिक्विड स्टेट। और ये मैंने इसलिए भी दोनों को इस तरीके से लिखा कि कई बार वो आपसे कंपैरिजन पूछ लेता है कि सॉलिड और लिक्विड में कंपैरिजन बताओ, लिक्विड या गैस में कंपैरिजन बताओ, तो आप कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे तो आप इन्हें याद भी कर पाएंगे कि ये फिक्स शेप और मास दोनों फिक्स है। यहाँ वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, कंप्रेसिबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। यहाँ पर ये रिजिड होता है, ये फ्लूइड होता है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, इसका इंटरपार्टिकल स्पेस कम है, इसका इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा है, इसमें इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो इसमें इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो ये आपका जो है ये आता है किसके रिगार्डिंग, लिक्विड स्टेट के रिगार्डिंग। अब एक तीसरी स्टेट हमारे पास बचती है बेटा, वो है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो गैसियस स्टेट भी हम एक बार देख लेते हैं कि गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो तीसरी जो स्टेट आती है वो आपकी द गैसियस स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट ध्यान रखना, गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही उसकी शेप फिक्स होती है, क्योंकि गैस
अकॉर्डिंग टू कंटेनर अपने वॉल्यूम को चेंज करती है। अगर आप बड़ा कंटेनर लेंगे ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। छोटा कंटेनर लेंगे गैस का वॉल्यूम कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। मैं जिस रूम के अंदर ये क्लास ले रहा हूं वो रूम दूसरे रूम से छोटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो दूसरे रूम के कंपैरिजन में कम होगा। और इस रूम की शेप दूसरे रूम से अलग है, तो यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे, गैस की जो शेप होगी वो अलग होगी एज कंपेयर टू दूसरे रूम से। तो गैसेस का ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है। दूसरा जो आपका गैसेस की खासियत है कि गैसेस हैव मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी। अब जब मैक्सिमम ही बोल दिया तो सॉलिड और लिक्विड तो इसके मुकाबले में है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं बेटा, आप लोगों ने घर में एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर आता है। अगर आप उस सिलेंडर को कभी जब सिलेंडर वाला सिलेंडर देने आता है तो आप उसका जब वेट देखेंगे तो एक होता है ग्रॉस वेट। ग्रॉस वेट क्या होता है बेटा कि सिलेंडर और गैस दोनों का जो वेट है वो कितना होगा, सिलेंडर प्लस गैस। तो आप देखते हैं कि हम जब उसे वेट करते हैं तो वो 30 केजी का होता है। तो ग्रॉस वेट जो है सिलेंडर प्लस गैस कितना हो गया आपका 30 केजी। अब आप नोटिस करना कि आपके सिलेंडर के ऊपर ब्लैक कलर से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे किसी पे लिखा होगा 15.2, किसी पे लिखा होगा 15, किसी पे लिखा होगा 14.8, किसी पे तो अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो जो 15.2, 14.8 और ये सारे नंबर्स हो, ये एक्चुअल में उस एम्प्टी वेट जिस सिलेंडर के अंदर वो गैस भरकर आई है उस सिलेंडर का एम्प्टी सिलेंडर का वेट होता है। तो अब आप अगर देखेंगे तो एम्प्टी सिलेंडर जो वेट है, मान लीजिए आपके उसमें 14.8 किलोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रॉस वेट आपका 30 केजी है, टोटल वेट सिलेंडर प्लस गैस मिलाकर 30 केजी है, और एम्प्टी सिलेंडर का वेट आपका कितना है 14.8 किलोग्राम है। तो अगर आपसे पूछा जाए गैस कितनी है, तो गैस का वेट अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15.2 किलोग्राम। और आप देखिए 15.2 किलोग्राम जो गैस है वो एम्प्टी सिलेंडर खुद के वेट से भी ज्यादा गैस उसके अंदर क्या की गई है, कंप्रेस की गई है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है गैस के अंदर एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो है वो किसमें देखी जाती है, गैसियस स्टेट में देखी जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाना था कि कैसे गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तीसरा जो पॉइंट है कि गैसेस ऑल्सो हैव tendency to flow from one place to another place, from one place to another place, so they are also called fluid। इन्हें भी फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, अब इसकी जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, तो गैसेस हैव मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा है। रीजन कि भैया पार्टिकल अब बहुत दूर दूर हो गए, पार्टिकल इतने दूर दूर हो गए हैं कि अब उसमें सारी चीजें क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जिस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ क्या है, गैसेस ही तो है, और हम लोग, पानी, सारे एनिमल, सारे प्लांट, सब किसके अंदर है, गैसेस के अंदर ही है। तो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है कि गैसेस
हैव मोर, या आप कह सकते हैं कि हाँ, मोर इंटर पार्टिकल स्पेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब स्पेस ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी, तो गैसेस हैव लीस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है तो इनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, उतने ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टीज है। तो ये तीनों जो आपकी स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, ये तीनों स्टेट आपको मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इनकी केमिकल मतलब इनकी फिजिकल नेचर कैसा है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ये मैंने आपको क्या कर दिया, सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट होती है और ये तीनों स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पर क्या किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब इससे आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है आपका बेटा कि क्या ये स्टेट अपनी, क्या ये मैटर अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो हाँ ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं बट अपने आप नहीं। इनको स्टेट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट से या ह्यूमन फोर्स से कुछ एडिशनल चीज इनको देनी पड़ेगी। क्या, देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो हम कहेंगे यस बट अंडर टू कंडीशंस। दो कंडीशन में अपनी स्टेट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। पहली कंडीशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर मैटर अपने टेम्परेचर में चेंज, मैटर के टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो इफेक्ट देखा जा सकता है। और दूसरा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब अगर हम देखो मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दें तो भी वो अपनी स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर हम प्रेशर चेंज कर दें तो भी वो क्या करता है, अपनी स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन ध्यान रखना, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में एक क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जहां पर आप टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे, प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां आप प्रेशर क्या कर दोगे, प्रेशर को, टेम्परेचर को कम कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इन दो ही कंडीशंस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहली जो है इसको हम पढ़ते हैं क्या, पहला जो पढ़ लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, लगातार इंक्रीज होती है। मैंने पहले बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट
मूव करता है या मूविंग पोजीशन में होता है, तो उस दौरान जो एनर्जी वो पजेस करता है उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का होता है इंक्रीज होती है। एंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स, सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, हल्के हल्के वाइब्रेट करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाइब्रेशन उतना ही तेज होता चला जाएगा, वाइब्रेशन तेज होगा और ज्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ तो एक स्टेट ऐसी भी आएगी कि जहां पर वो पार्टिकल अब उस बढ़ते हुए टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और वो तुरंत ही अपनी पहले वाली स्टेट को छोड़ देगा कि भैया मुझसे अब और ज्यादा टॉलरेट नहीं हो पा रहा है बढ़ता हुआ टेम्परेचर, तो अब वो पहली स्टेट को छोड़कर क्या करेगा, दूसरी स्टेट में आ जाएगा और इस तरीके से वो अपनी स्टेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहां पर सॉलिड की अगर मैं बात करूं कि देखिए जब किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, सॉलिड क्या करना शुरू कर दे, मेल्ट होना शुरू कर दे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन इज दैट प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस, when increasing the temperature, the solid substance start melt and converted into liquid. This process is called fusion. इसी को क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं। जैसे हम आइस लें, आइस को हम कढ़ाई में डालें और गर्म करना शुरू कर दें, तो आइस सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो आइस क्या करने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होने के बाद किस स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। सो दिस इज द फ्यूजन ऑफ आइस। हम कह सकते हैं कि वो आइस क्या हो गई है, फ्यूज हो गई है और क्या बन गई है, लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर आप हमेशा याद रखना, फ्यूजन हमेशा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ही कहा जाता है। और यहां पर एक पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट। अगला हमारा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस क्या करे, मेल्ट होना शुरू हो जाए और अपना किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसा हमने कहा कि आइस था, आइस को हमने क्या किया, मेल्ट किया, आइस मेल्ट होने लगा, लेकिन आइस मेल्ट होता कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। तो आइस 0 डिग्री पर क्या हुआ, मेल्ट हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होगा वो कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। बट यहां पर आप एक चीज थोड़ा सा गौर करें, ये जो डिग्री सेल्सियस है ये डोमेस्टिक टेम्परेचर यूनिट होती है। ये जनरली हम बॉडी चेकअप जब कराते हैं तो बॉडी का जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इसी टेम्परेचर को लेबोरेटरी टेम्परेचर में लेकर जाएं तो ये आपका 273, कहीं पर आप 15 भी लिखा देखेंगे, कहीं पर आप 273.16 भी लिखा देखेंगे और कहीं कहीं पर आप केवल 273 भी लिखा देखेंगे। तो केल्विन में ही ये मैंने तीनों डिजिट आपको लिखवाई है। कुछ बुक्स जो पुरानी पब्लिकेशन है वो 273.15 केल्विन आज भी लिखती आ रही है, कुछ जो नई पब्लिकेशंस है वो 273.16 केल्विन लिखती आ रही है। और इनको अगर हम राउंड ऑफ कर ले कि हम इस पॉइंट को डेसिमल के झंझट को ही खत्म कर दें तो केवल आप 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसी लिक्विड को और ज्यादा हीट करें और ज्यादा बॉईल करें तो बॉईल करने पर यही लिक्विड क्या बन जाता है, आपका वेपर्स बन जाता है। क्या बन जाएगा, वेपर्स या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर्स ही क्या है, गैस स्टेट होती है, तो आप इसे कह सकते हैं वेपर्स या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को
जहां पर लिक्विड को बॉईल करने पर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे बेटा? वेपोराइजेशन। ये अब क्या हो गया? वेपोराइज हो गया, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। और यहां पर एक पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या था? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस is the temperature at which the solid start melt and converted into liquid, that is called melting point. ऐसे ही boiling point क्या होगा? The temperature at which liquid substance start to boil and converted into vapors is called boiling point. और जब आप इसी water को, यहां पर अगर मैं लिखूं कि water को जब हम boil करते हैं तो क्या बन जाता है? steam बन जाता है। क्या बनता है? स्टीम, या फिर आप इसे वाटर वेपर्स भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वाटर वेपर्स। तो बॉईल करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितने पर करेंगे? 100 डिग्री पर इसको बॉईल करते हैं। तो ध्यान रखना, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। ये चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मेथड। पहला मेथड आपने पढ़ा फ्यूजन, दूसरा मेथड आपने पढ़ा वेपोराइजेशन। फ्यूजन में मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट हो रहा है। और वेपोराइजेशन में आपको याद रखना है क्या? बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। और तीसरा जो प्रोसेस आपको याद रखना है वो तीसरा प्रोसेस है बेटा आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है देखे जरा। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड को जैसे ही आप क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो सॉलिड जैसे ही हीट किया जाएगा दैट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और गैस, वो एक ही चीज है। सॉलिड को जैसे ही आपने हीट किया दैट सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। कहीं भी लिक्विड का कोई रोल नहीं है, कहीं भी लिक्विड बन ही नहीं रहा है। तो उस प्रोसेस को जहां पर सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्टली क्या बन जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और ध्यान रखना कि इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, कि हो सकता है गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सके। तो पहले इसे भी सब्लिमेशन ही कहा जाता था, बट अब आपके न्यू एडिशन में इसका नाम बदलकर डिपोजिशन रख दिया है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में कि होता क्या है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो कैम्फर होता है, कैम्फर है, नैफ्थलीन बॉल्स भी है, नैफ्थलीन बॉल है, एंथ्रासिन बॉल है, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो ये सारे के सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इन्हें हीट करने जाए या इनका टेम्परेचर, इनमें कैसे भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो सीधे का सीधा ही क्या बन जाते हैं? गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। इसी को बोला जाता है क्या? सब्लिमेशन। अब एक चीज याद रखना, कैम्फर को जब हम, जैसे कैम्फर कपूर होता है, कपूर को जब हम आरती में जलाते हैं तो वो सीधा ही क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। नैफ्थलीन बॉल का यूज किया जाता है कि जैसे गर्मियां जब आएंगी तो गर्मियों के कपड़ों निकाल कर सर्दियों के कपड़े को रख देंगे अगले 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए। तो उनमें व्हाइट कलर की गोलियां रखी जाती है ताकि कपड़े मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना कर ले और उनमें से बदबू ना आने लगे। तो वो जो व्हाइट कलर की गोलियां रखी जाती है दैट इज नैफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, और जब आप निकालते हैं आफ्टर सर्दियों में, जैसे इन कपड़ों को वापस निकालेंगे तो पता चलता है कि वो गोलियां गायब हो चुकी हैं। तो गोलियां कहीं गायब नहीं होती है, वो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है? सब्लिमेट हो जाती है, और जिससे हमारे कपड़े जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है सारा का सारा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, कि कैसे टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट को चेंज
करता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताता हूं। अगली क्लास में हम बात करेंगे लेटेंट हीट की कि लेटेंट हीट है क्या। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रेशर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या प्रेशर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इवेपोरेशन। तो अगली क्लास में आप देखेंगे कि चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स रख सकते हैं, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपके डाउट्स पे क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।